हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। मैं हूं शक्ति सर और आप आज फिजिक्स सीख रहे हैं मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हेडिंग आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है स्ट्रेट, और उस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपसे पूछा जाता है कि सिमेट्रिकली जो भी, क्योंकि इंफिनिटी का तो कोई सिमेट्री होगा नहीं, सेंटर पॉइंट तो आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि परपेंडिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर और इसके एक परपेंडिकुलर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना होता है। इसके बहुत अच्छे स्पेशल केसेस आते हैं जिन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और एग्जाम में आ भी चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो मैं यहां पर एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर बना रहा हूं। लेट्स कंसीडर करते हैं कि ये मेरे पास एक लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ओके, और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज द पॉइंट P विच इज ऑफ आवर इंटरेस्ट। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पे, और इस P पॉइंट को मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये कुछ r0 डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। अब हमें पता है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसकी अप्रोच क्या है। यहां पर एक वायर है तो यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो लैम्डा डिक्लेयर की जाएगी। और अप्रोच क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया इस वायर पे, और इस एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वायर के कारण जितना भी चार्ज है उसके कारण यहां पर P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। अप्रोच यही रहता है कि सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। क्यों स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं? बिकॉज दिस स्मॉल एलिमेंट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें पता होता है कि हमारे पास एक चार्ज है, एक डिस्टेंस है, P पॉइंट है, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज है वो है dq, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है dl। यहां से l की शुरुआत हो रही है और ये है बेटा l, ये है l, ठीक है। यहां से लिखो 0 से l के बाद dl स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है dq, क्लियर हो गया। और यहां से P पॉइंट कितनी दूरी पर है उसको भी ड्रॉ कर दीजिए ना। तो ये हो गया P पॉइंट हमारा। यहां पर P पॉइंट लेट से कि कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब हमें तीनों डिस्टेंस पता है, ये r0 है, ये r है और ये l है, ओके। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा होगा? डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो DE लिखा गया है दैट इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल, इसको डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करें बेटा, अब इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कि DE का वैल्यू क्या हो सकता है। DE का वैल्यू क्या होगा? K कितना चार्ज है DQ, कितने डिस्टेंस की दूरी पर है R, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज या ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ना ही x एक्सिस के लॉन्ग है ना ही y एक्सिस के लॉन्ग है। वी आर कंसीडरिंग दिस डायरेक्शन एज y एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन एज x एक्सिस। ये किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। यहां पर वेक्टर अप्रोच आती है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको रिजॉल्व किया जाएगा। मैंने ये एंगल चूज किया रैंडमली थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा? थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या लिखा जाएगा? DE cos ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन या y एक्सिस के अलोंग जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो लिखा जाएगा DE sin ऑफ थीटा। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसका डिस्कशन किया था, जब पहले भी मैंने एक वायर के कारण उसके ही अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ओके। तो ये इस स्मॉल एलिमेंट स्मॉल डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए। इस पॉइंट के सिमेट्रिकली इधर भी एक पॉइंट होगा, ध्यान से सीखना ये बात। लेट्स से दिस इज द पॉइंट which is identical to this point on the other side, ठीक।
इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहां पर कुछ ऐसे डीई, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। मैं मान लेता हूं ये भी एंगल अगर थीटा है तो इसके भी क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे ना। जब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे तो एक कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा के साथ वाला तो डीई कॉस थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट बेटा ऊपर चला जाएगा डीई साइन ऑफ थीटा। अब ये जो डीई साइन ऑफ थीटा, डीई साइन ऑफ थीटा, ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब इन ए नटशेल हमारे पास P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग द वाई एक्सिस। ये बात क्लियर होनी चाहिए हम सबको कि वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट जो थे वो तो कैंसिल हो गए। सो यहां पर जो नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज डीई कॉस थीटा। तो इसी कंपोनेंट को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है बेटा, हमने इंटीग्रेट कर देना है। ओके चलिए, तो ये बस मैंने समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया है। तो फाइनली हम ये एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस कैंसिल ईच अदर, है ना। तो ये लिख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस कैंसिल ईच अदर due to symmetry, so the only component which we need to integrate is dE cos of theta. Okay, so हमारे पास अगर मैं कहूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। किसका इंटीग्रेशन होगा, dE cos of theta का इंटीग्रेशन होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल मैं पहले डीई पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि डीई को हमने थोड़ा तोड़ना मरोड़ना है, उसके बाद मैं कॉस ऑफ थीटा पे जाऊंगा। सो डीई क्या है मेरे पास, ध्यान से सीखते चलिए, यहां से शुरू करता हूं। सो डीई है मेरे पास के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर है, अब ये आर है, आर नॉट, थीटा और आर, इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर मैं कॉस ऑफ थीटा लिखना चाहूं तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिखा जाएगा आर नॉट अपॉन आर। तो यहां से आर का क्या वैल्यू आ जाएगा, आर का बेटा यहां से वैल्यू आ जाएगा आर नॉट अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो ये आर का वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे। तो डीई फिर कैसा लिखा जाएगा, सो डीई कैन बी रिटन एज के डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा को चला गया यहां पर। अब डीई ऐसा लिखा जा रहा है। अब हम डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं। नाउ डिफरेंशियल एलिमेंट, हमें क्या पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम बड़े प्यार से ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से dq अपॉन dl, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस। ओके, यहां से dq कितना आ गया, dq का वैल्यू यहां से आता है लैम्डा dl, ऐसा आ गया ना। dq इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज लैम्डा dl। ओके, ये भी हम यूज कर लेते हैं। देयरफॉर जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब d को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गया k cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर नॉट स्क्वायर, dq की जगह मैं लिख रहा हूं लैम्डा dl। अब हमारे पास देखो दो वेरिएबल है, एक तो थीटा चल रहा है वेरिएबल, है ना, कि जैसे जैसे ये डिफरेंशियल एलिमेंट दूर होता जाएगा थीटा भी चेंज होता जाएगा, और एक हमारे पास dl है। हमारे पास इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो कोशिश करते हैं किसी एक वेरिएबल को हटाने की। एक और हमारे पास यहां पर एक्सप्रेशन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो tan ऑफ थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल से लिखता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेंथ अपॉन आर नॉट। इसका मतलब आर नॉट tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू एल।
इसको मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड, ये बेसिक अप्रोच होता है। बच्चे 11th क्लास में मैथमेटिकल फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं, 12th क्लास में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो जैसे ये हमारे पास एक रिलेशन आया है, तो हमें डीएल चाहिए, हमें एल पता है, तो इसको क्या करेंगे, डीएल लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आर नॉट तो कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखा जाएगा, ये दोनों वेरिएबल थे, ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा d थीटा एंड दिस इज dl, इस तरह से। तो dl का अब क्या रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। dl के इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। देखो मैंने छोटे छोटे यहां पर आपको ब्रैकेट्स में लिख दिए हैं कि जो जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। r को सब्स्टिट्यूट किया, ये आ गया, dq को सब्स्टिट्यूट किया, ये आ गया। अब हम dl को सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे। जब मैं dl की वैल्यू यहां पर लिखता हूं तो de क्या आता है मेरे पास, de कैन बी रिटन एज k cos ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई लैम्डा dl, dl कैन बी रिटन एज r नॉट secant स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, करेक्ट। अब देखो यार, ये cos स्क्वायर थीटा है, ये secant स्क्वायर थीटा, ये आपस में इनवर्स होते हैं, है ना। आप सबको पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन secant स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि ये सबको पता होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन secant थीटा। तो ये cos थीटा और ये secant स्क्वायर थीटा ये आपस में कैंसिल हो गए, ये cos स्क्वायर थीटा था, ये secant स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता है फिर, कि हाँ, एक r की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो r की टर्म जब आप कैंसिल करते हो, ये स्क्वायर हट जाएगा, k अपॉन r नॉट, फिर क्या बचा, लैम्डा एंड देन यू हैव d थीटा। ये आपके पास छोटा सा रिजल्ट आ गया डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बात करते हैं, अब हमने डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से यहां पर ले आए, ठीक है, 3 स्टेप के सब्स्टिट्यूशन से। ये सब्स्टिट्यूट किया गया, dq को सब्स्टिट्यूट किया, dl को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, ये बन गया। अब मैं वहां पर आता हूं कि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम de cos ऑफ थीटा का इंटीग्रल करेंगे, है ना। तो de तो पता लग गया, तो चलिए यहां आ जाइए। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, किसका, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड cos ऑफ थीटा का, इसका इंटीग्रल करेंगे। चलिए करते हैं इसका इंटीग्रल। de का वैल्यू कितना है, ये है k लैम्डा अपॉन r नॉट d थीटा, k लैम्डा अपॉन r नॉट और cos ऑफ थीटा और फिर मैं d थीटा लिख रहा हूं। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब आती है बात लिमिट्स पे, कि लिमिट कहां से कहां तक लगानी है। देखो एंगल का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, यहां पर इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा है यहां पर, d थीटा, तो एंगल के रिस्पेक्ट में लिमिट्स लगेंगी यहां पर। अगर यहां dl होता तो l की लिमिट्स लगती, यहां पर d थीटा है तो थीटा की लिमिट्स लगेंगी। थीटा की लिमिट अगर इस डायग्राम में आप देखते हो, है ना, ये तो इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी से कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी। तो बेटा ये जो एंगल है थीटा, ये इस पॉइंट को ओरिएंटेड है ऐसे, तो थीटा एंगल बना रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। इस पॉइंट के लिए एंगल ऐसा हो गया, तो इंफिनिटी तो बहुत दूर है, मान लो कि ऊपर की तरफ है, तो ऐसा और दूर है और दूर है और दूर है, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंगल यहां पर आपके पास हो जाएगा। अगर आपने प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करना है तो थीटा का हम मैक्सिमम एंगल कितना ले सकते हैं, 90 डिग्री, ठीक। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी के लिए 90 डिग्री। तो यहां से माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, तो यहां पर एंगल क्या लिखेंगे, माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री तक, मतलब माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक। क्लियर हुई बात कि ये जो एंगल होंगे ये इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, माइनस π/2, और इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, प्लस π/2। ये लिमिट्स होंगी एंगल की, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए।
नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाने के लिए एंगल की लिमिट्स। तो यहां पर लिख देते हैं -90 डिग्री से 90 डिग्री, या आप π/2 भी लिख सकते हैं, नेगेटिव π/2 से लेके। अब k भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, r नॉट भी कांस्टेंट। बड़े आसानी से धीरे धीरे हम सिचुएशंस को समझते हैं। कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर चली जाएंगी, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, cos ऑफ थीटा का। cos ऑफ थीटा का सबको इंटीग्रेशन याद है, दो ही टर्म के इंटीग्रेशन याद रखने हैं, sin थीटा का, cos थीटा का। ठीक, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा। चलिए लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से लिख देते हैं बाहर। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। cos का इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं sin ऑफ थीटा, लिमिट्स -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, ऐसे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे चलेंगे बात। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब बात करोगे आप, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड खा जाएगा k लैम्डा अपॉन r नॉट साइन ऑफ, अपर लिमिट है 90 डिग्री, फिर साइन ऑफ लोअर लिमिट है -90 डिग्री। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा अपॉन r नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 90 डिग्री हो जाएगा -1, ये 2 हो जाएगा बेटा। तो ये कितना रिजल्ट आएगा, 2k लैम्डा अपॉन r नॉट। So this is the total electric field due to an infinitely long charged wire. तो 2k lambda upon r naught. So ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना ही है। 2k lambda upon r naught, k की वैल्यू आप सबको पता होती है। एक रिजल्ट आ गया। अब इसी सिचुएशन पे स्पेशल केसेस देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट वायर होती तो उसको कैसे हैंडल करते, है ना। तो इसको पहले रब कर लेते हैं, तो फिर हम इसका सिचुएशन बनाते हैं फाइनाइट वायर वाला। फाइनाइट वायर में एंगल्स जो होंगे उनमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। चलिए देख लेते हैं फाइनाइट वायर में कैसा होगा। इतनी बात समझ आ गई कि हमने क्या क्या किया था। हमने dq को भी रिप्लेस किया, है ना, d थीटा को भी रिप्लेस किया था, और r को भी हटाया था। 3 टर्म सब्स्टिट्यूट की थी, तो हमें डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा था। ओके, अब देखो फाइनाइट की अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास फाइनाइट है ना, यहां से लेके यहां तक सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो मान लेते ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, या फिर आप ऐसा चल सकते हो कि θ1 से θ2 तक, मतलब ये है 0, ये θ1 ऐसे है, तो नेगेटिव होगा एंगल, θ1 नेगेटिव लिखा जाएगा, लोअर लिमिट इसकी नेगेटिव θ1 लिखी जाएगी। और इस पॉइंट को, मतलब इस लेंथ को कवर करने के लिए यहां पर कितने एंगल की रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव ऑफ θ1। और यहां से ऊपर चले तो θ2 आ गया, θ2 ने इस पूरी वायर को कवर कर लिया, है ना। तो अपर लिमिट लिखी जाएगी पॉजिटिव ऑफ θ2, ये थीटा, और यहां कहीं आप बना सकते हो फिर θ2। ये जो एंड पॉइंट को कवर कर रहा है वो θ2 है, इसके लिए थीटा था, इसके लिए थीटा था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना, अब इसी रिजल्ट को हमने यूज करना है। इंटीग्रेशन से पहले का रिजल्ट क्या था हमारे पास, ये था k लैम्डा cos थीटा अपॉन r नॉट। अब ये फाइनाइट वायर है, मैंने ये नहीं कहा कि ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट पे है। अगर ये मिड पॉइंट पे होता तो θ1 और θ2 दोनों एंगल सेम होते, है ना। अब ये मिड पॉइंट पे तो है नहीं, तो इसका मतलब θ1 और θ2 एंगल सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है, ठीक। तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि जो y एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। y एक्सिस के कंपोनेंट कब कैंसिल होंगे, जब ये जो P पॉइंट है इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट, है ना। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उसके अगर ऊपर होता P पॉइंट, तो जितनी वायर ऊपर है उतनी ही वायर नीचे है, तो ये y कंपोनेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। समझ आई बात, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि मान लो ये छोटी वायर है
और ये हिस्सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए छोटी वायर के लिए एंगल कितना बना θ1, ज्यादा बड़ी वायर के लिए एंगल कितना बन गया θ2, मतलब θ2 बड़ा है θ1 छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो कंपोनेंट इधर आएंगे और जो कंपोनेंट इधर आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे लेकिन पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे। मान लो कि ये लेंथ बड़ी है तो यहाँ चार्ज ज्यादा, यहाँ चार्ज ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने के कारण ये वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना। और यहाँ पर चार्ज कम होने के कारण, हालांकि लेंथ कम है तो चार्ज कम है, चार्ज कम होने के कारण क्या होगा, ये एंगल छोटा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, कम मैग्नीट्यूड होगा इसका, और जो इसका y कंपोनेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो कुछ एक नेट वैल्यू आएगी। सो यहां पर हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं x कंपोनेंट देख लेता हूं। जब मैं x कंपोनेंट देखता हूं तो ये x कंपोनेंट ही था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट के केस में देखा था, क्योंकि ये जो लिखा गया ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटली अलोंग x एक्सिस, अलोंग द x एक्सिस, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इस सिचुएशन में इनफाइनाइट वायर के केस में कितनी है, 0 है। तो मैं इसी एक्सप्रेशन से शुरू करूंगा। ये क्या लिखा जा रहा है, k लैम्डा अपॉन r नॉट cos ऑफ थीटा d थीटा। लिमिट्स क्या होगी बेटा, -θ1 से लेके +θ2, -θ1 से लेके +θ2। कांस्टेंट टर्म्स हम बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएंगी k लैम्डा अपॉन r नॉट, अगेन कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, नेगेटिव θ1 से लेके +θ2 तक। वैल्यूज पुट करते हैं जब, k लैम्डा अपॉन r नॉट साइन ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ θ1, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये जो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, ऐसा लिखा जाता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस का रिजल्ट आपके सामने है। क्या है रिजल्ट, साइन ऑफ, आप देख सकते हैं θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, क्योंकि ये प्लस हो गया ना, साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट वायर। ये स्पेशल केस है किसके लिए, ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर। क्लियर होगी। θ1 और θ2 आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जल्दी से आप यहां पर एंगल पुट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सॉरी, ये k होगा, ये k पॉइंट होगा। डाटा समझ आ गया किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा। सो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। इसको भी रट्टा मारिए कि कैसा होगा, सो दैट कि जब जैसे ही न्यूमेरिकल आए ऑब्जेक्टिव टाइप आप फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब इसका y कंपोनेंट देखते हैं कि y कंपोनेंट इसका कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, y कंपोनेंट के लिए कुछ सोचा है कि क्या किया जाएगा, क्योंकि पहले तो हमारे पास बना बनाया एक्सप्रेशन था नहीं, बना बनाया एक्सप्रेशन तो x कंपोनेंट के लिए था जो इनफिनाइट वायर के केस में था। तो y कंपोनेंट के लिए क्या सोचा है, फिर y कंपोनेंट के लिए बेटा आप कह सकते हो कि जैसे x कंपोनेंट के लिए क्या लिखा हमने, de cos थीटा, तो y कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, de sin थीटा। तो बस यहां पर sin थीटा लगा देंगे ये वाली सिचुएशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस क्या लिखेंगे, k लैम्डा अपॉन r नॉट sin थीटा d थीटा। ऐसे कहां से कहां तक लिमिट, -θ1 से लेके θ2 तक। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस, कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लेते हैं, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस k लैम्डा अपॉन r नॉट, ये नेगेटिव टर्म आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, ये मैंने लिख दी। अब अपर लिमिट आएगी बेटा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस, फिर क्या लिखा जाएगा,
कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा वन। दूसरी आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, एक तो ये थी, है ना, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, याद रखिए। कॉस ऑफ, ये सारी एक पेज पे लिख लीजिए। जितनी भी फिजिक्स में वेव्स जब आता है, वेव्स में 11th क्लास में आप साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले सीखते हैं, तो यहां पर भी आप ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा। कुछ ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो ही आप याद नहीं कर पाते और वही बार बार यूज होती हैं, उनको याद करिए, एक पेज पे लिखिए, अपने दरवाजे पे रख लीजिए, जब भी उस दरवाजे से गुजरे आप उनको रीड करके जाएं। ऑटोमेटिकली 10 दिनों में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस नेगेटिव k लैम्डा अपॉन r नॉट cos ऑफ थीटा 2, यहां क्या आ गया, cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1, ऐसा आ गया। अब इस नेगेटिव को भी अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो ये नेगेटिव इसको नेगेटिव बना देगा और इसको पॉजिटिव बना देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस आएगा k लैम्डा अपॉन r नॉट cos ऑफ थीटा 1, ये पॉजिटिव हो गया और ये बन गया नेगेटिव, cos ऑफ थीटा 2। लीजिए ये आपके सामने अगेन न्यूमेरिकल कैसा आएगा आपको ध्यान रखना है ना, कैसा, एंगल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम्स न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो एक कंपोनेंट है, ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है। जब आपको फॉर एग्जांपल दे दिया जाए कि 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री पुट करोगे 45 डिग्री पुट करोगे, 30 डिग्री पुट करोगे 45 डिग्री पुट करोगे, तो ये छोटे हो जाएंगे वैल्यूज, ये वैल्यूज भी छोटी हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट फिर कैसे निकालोगे, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, ड्यू टू फाइनाइट वायर दैट कैन बी रिटन एज x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इस तरह से निकाली जाएगी बेटा, है ना। वेक्टर में बहुत करते थे ऐसा 11th क्लास में, तो यहां पर भी मैं आपको संकेत दे रहा हूं, आपको इशारा दे रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला न्यूमेरिकल, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा, इसको सॉल्व करने वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव में, और ये वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा। सही क्या है, आप अगर यहां तक पहुंचोगे तो ये सही होगा। यहां पर आपने सॉल्व किया, छोड़ दिया, आंसर मैच किया, टिक करके चले गए, खुशी खुशी घर पहुंचे, आंसर कितने आए, -1 नंबर आ गया। इस चीज को ध्यान रखिए। ये था स्पेशल केस फाइनाइट वायर का। क्लियर हो गया सबको फाइनाइट वायर, ठीक है। ओके, और क्या देख सकते हैं इसमें, फाइनाइट वायर तो हमने देख लिया, है ना। एक और केस है वो भी देखते हैं कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो कैसे हैंडल किया जाए। कौन सी वायर हो, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो हेडिंग लिख लीजिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, अच्छे से सजा के हेडिंग लिखिए, काम की चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। चलिए, सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना, ये इनफाइनाइट था, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं कि ये है मेरे पास एक वायर, ठीक, इस तरह से, ये कहां जा रही है, प्लस इंफिनिटी, यहां 0 से, और इसके सामने ये है बेटा पी पॉइंट, ठीक है, ये है पी पॉइंट जो कि r0 डिस्टेंस की दूरी पर है। सेम अप्रोच चलेगी जैसी आपने पहले देखी थी कि यहां पर एलिमेंट है dq dl। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम वही रिजल्ट यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था। अभी हम सीख के आए हैं, या फाइनाइट के केस में हम सीख के आए थे, देखो ये फाइनाइट था, ये इंफिनिटी तक जाता था। हमने क्या चीज सीखी थी, हमने चीज सीखी थी कि ये था θ1, ये था θ2, और ये था पॉइंट P, ये सब सीखा था, है ना। यहां अभी फाइनाइट वायर में भी हमने सीखा था कुछ ऐसा सिचुएशन। तो जब सेमी इनफाइनाइट है कि ये वाला हिस्सा है ही नहीं, जब ये हिस्सा नहीं है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0 डिग्री, और ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है,
तो इन्फिनिटी के लिए कौन कितना एंगल होगा थीटा का? थीटा का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, जिसको आप क्या लिख सकते हो? π/2 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब θ1 की वैल्यू 0 और θ2 की वैल्यू π/2। अभी अभी आपने फाइनाइट वाले जो केसेस पढ़े हैं, है ना, फाइनाइट वाले जो केसेस पढ़े हैं उसमें आपने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस कितना आया था? k λ/r0 sin of θ1 प्लस sin of θ2, ऐसा आया था। अब इसमें अलोंग द एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, तो जब सेमी इनफाइनाइट होगा तो एंगल ये कितना हो जाएगा बेटा? आप कितना पुट करोगे? 0 डिग्री। सो पुट θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री, θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा देयरफॉर साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है बेटा? 0, और साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है बेटा? 1। ये हो गया 0, ये हो गया 1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर कैन बी k λ/r, या अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, दूसरे का क्या रिजल्ट था? है ना, दूसरे का रिजल्ट था y एक्सिस वाला k λ/r0 cos of θ1 माइनस ऑफ cos of θ2, ऐसा रिजल्ट था। अगेन θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, देयरफॉर cos ऑफ 0 डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है, और θ2 की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, और देयरफॉर cos ऑफ 90 कितना होता है बेटा? 0 होता है। इसका मतलब ये टर्म हो गई 0 और ये टर्म हो गई 1। ठीक, तो यहां पर 0 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस k λ/r0, दोनों कैसे आए हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। सो वी कैन से magnitude of electric field along the x axis is equal to magnitude of electric field along the y axis for the semi infinite straight charged wire where charge is uniformly distributed। ये आपको पता लग गया। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी जाएगी? इस तरह से x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। इतनी बात भी क्लियर हो गई? ठीक है, और क्या सीखा जा सके? और भी तो कुछ होगा ना। और ये सीखा जा सके कि इसका एंगल कितना, तो आप लिखा सकते हो कि देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, तो उसका मतलब ए कंपोनेंट तो ऐसा आया और ए कंपोनेंट ऐसा आया। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई। लेट्स से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्स एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। इस अल्फा का कैलकुलेशन पूछ लिया जाता है, तो बड़े ही प्यार से आप क्या करेंगे? आप करेंगे tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब इनके मैग्नीट्यूड तो क्या थे बेटा? इनके मैग्नीट्यूड तो थे सेम, तो ये कैंसिल होके कितना वैल्यू देंगे? 1। क्यों 1 देंगे? आप रिमाइंडर के लिए लिख सकते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड इनके क्या है? सेम है। तो आप tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये एंगल कितना हो गया? यहां तक आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये जो वायर की सिचुएशंस हैं आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तीनों ही सिचुएशन देख ली। अब मेरी गारंटी है कि कोई भी सवाल इस पे अगर आता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप तो आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। मजा आ रहा है अगर तो थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में।